नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने 20वीं सदी की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, समझिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात करेंगे यूनिट 10, समाजवादी औद्योगिकरण की। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि बल्कि एक पूरी विचारधारा का आर्थिक प्रयोग था। और एक ऐसा प्रयोग जिसने दुनिया को कह सकते हैं दो खेमों में बांट दिया था। शीत युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी है। बिल्कुल। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ विश्व इतिहास नहीं, बल्कि आर्थिक मॉडल, सोवियत संघ का बनना बिगड़ना, शीत युद्ध। और यहाँ तक कि भारत की अपनी जो शुरुआती आर्थिक नीतियां थीं, पंचवर्षीय योजनाएं, उन पर भी इसका असर दिखता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये समाजवादी मॉडल आखिर बना कैसे, सोवियत संघ में इसका अनुभव कैसा रहा। और फिर ये पूर्वी यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों में कैसे फैला। मतलब पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। मेरे पास जो स्रोत हैं वो 19वीं सदी के विचारों से शुरू होकर 1989 तक, जब सोवियत व्यवस्था का पतन हुआ, उस पूरे दौर को कवर करते हैं। हम इसकी सफलताओं, विफलताओं और इससे जुड़े जो भी वाद विवाद रहे हैं, उन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जड़ें कहाँ हैं? 1.1 इंट्रोडक्शन। देखिए, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी में। उस समय जो औद्योगिक पूंजीवाद था, उसकी काफी आलोचना हो रही थी। मतलब मजदूरों की हालत, असमानता, ये सब मुद्दे थे। हाँ, मार्क्स एंगल्स जैसे विचारक इसी के विकल्प की तलाश में थे, है ना? बिल्कुल, वो एक ऐसे आर्थिक मॉडल की बात कर रहे थे जो ज्यादा न्यायपूर्ण हो, लेकिन ये सब अभी विचार के स्तर पर ही था ज्यादातर। तो फिर वो निर्णायक मोड़ कब आया? वो आया रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति से। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार एक बड़े देश में समाजवाद लाने का प्रयास किया गया। लेकिन 1917 से पहले भी तो यूरोप में समाजवाद के कुछ रूप मौजूद थे। मतलब जैसे वो। हाँ, बिल्कुल। कई तरह के प्रयास चल रहे थे। जैसे ट्रेड यूनियन बन रहे थे, फ्रेंडली सोसाइटीज थीं, मजदूरों के सिंडिकेट थे, कुछ राजनीतिक दलों की मदद से, कुछ उनके बिना। और वो यूटोपियन समुदाय भी थे, जैसे रॉबर्ट ओवन का न्यू लानार्क। जी, वो भी थे। सहकारी उद्यम थे, नगरपालिका समाजवाद का भी एक विचार था। मतलब शहर के स्तर पर सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ईंधन वगैरह नगरपालिका संभालें। पर ये सब छोटे पैमाने पर थे। पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की सोच वो कहाँ थी? वही बात है, उस पर ज्यादा स्पष्टता नहीं थी। ज्यादातर ध्यान किस पर था? मजदूरों की सुरक्षा, जैसे बेरोजगारी या बीमारी बीमा, या फिर जमीन का पुनर्वितरण। हाँ, मतलब जो बुनियादी मुद्दे थे। जी, कुछ सुझाव जरूर थे कि अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स, मतलब जो मुख्य उद्योग हैं जैसे कोयला, इस्पात, उन पर सरकारी नियंत्रण हो। लेकिन इसे लागू कैसे किया जाए, इस पर बहुत अनिश्चितता थी। और शायद राज्य के नियंत्रण से एक डर भी था। उन्हें लगता था कि इससे शोषण और बढ़ सकता है। अच्छा, राष्ट्रीयकरण को वो कैसे देखते थे? वो उसे पूंजीवाद को नियंत्रित करने का तरीका कम और सर्वहारा वर्ग के अधिकार क्षेत्र से चीजों को बाहर रखने का तरीका ज्यादा मानते थे। मतलब राज्य का नियंत्रण मजदूरों के नियंत्रण से अलग चीज है, ये सोच थी। तो ये थी पृष्ठभूमि। फिर अक्टूबर क्रांति के बाद चीजें कैसे बदली? अब आते हैं 10.2 पर, समाजवादी आर्थिक संगठन मॉडल का विकास। हाँ, तो अक्टूबर क्रांति के बाद अब बोल्शेविकों के सामने ये चुनौती थी कि समाजवादी राज्य के लिए नई आर्थिक नीतियां और सिद्धांत बनाए जाएं। अब सिर्फ आलोचना नहीं करनी थी, बल्कि एक सिस्टम खड़ा करना था। और यहीं से सोवियत रूस एक तरह का मॉडल बन गया। 10.2.1 सिग्निफिकेंस। जी बिल्कुल, ये पहला बड़ा प्रयोग था, इसलिए ये बाकी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। 1939 तक इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? पहली, निजी संपत्ति पर मौलिक प्रतिबंध। मतलब निजी संपत्ति लगभग खत्म? पूरी तरह नहीं, लेकिन उस पर बहुत अंकुश लगा दिए गए। दूसरी विशेषता थी उत्पादन, वित्त और व्यापार पर राज्य का प्रमुख विनियमन, मतलब सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा। और तीसरी? तीसरी थी एक योजना प्रणाली, एक प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का एक खाका तैयार किया जाता था और लक्ष्य तय किए जाते थे। हालांकि ये लक्ष्य अक्सर लचीले होते थे, बदलते रहते थे। इस राज्य नियंत्रण का आधार क्या बताया गया? आधार बताया गया लोक कल्याण, कि ये सब जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। राज्य निवेश के लिए अर्थव्यवस्था की नियमित मैपिंग होती थी।
पहले नियंत्रण आंकड़े और फिर योजना आंकड़े तैयार किए जाते थे। ये नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी ये अपने आप में एक नई चीज थी, है ना? बहुत नई चीज थी। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि राज्य का नियंत्रण बहुत ज्यादा था। वो बाजार के दबावों की अनदेखी करके बड़े पैमाने पर संसाधन जुटा सकते थे। ऐसा नियंत्रण 1917 से पहले कभी नहीं देखा गया था। और बुल्शेविक पार्टी ने इसे कैसे पेश किया? उन्होंने इसे जोर शोर से एक समाजवादी उदाहरण के रूप में प्रचारित किया। वो अपने हर सुधार को, हर कदम को समाजवाद की दिशा में एक योगदान बताते थे। और इसका असर बाहर भी हुआ। हाँ, कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और यूरोप की जो कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, उन्होंने इस मॉडल को अपनाया। लेकिन एक विरोधाभास भी था, जैसा आपने पहले कहा। जी, विरोधाभास ये था कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली जैसी जगहों पर जब समाजवादी पार्टियां सत्ता में आईं तो उन्होंने हूबहू सोवियत तकनीक नहीं अपनाई। फिर भी सोवियत मॉडल एक संदर्भ बिंदु बना रहा, शायद इसलिए भी कि बाकी जगहों पर लंबी समाजवादी सरकारें बहुत कम थीं। और फिर 1945 के बाद? 5 के बाद तो ये मॉडल सीधे सीधे पूर्वी यूरोप के देशों में निर्यात किया गया, जो CMEA देश बने। मॉरिस डॉब, ऑस्कर लांगे, W. ब्रूस जैसे कई अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन भी किया। इन बोल्शेविकों का मुख्य लक्ष्य क्या था इस मॉडल से? उनका घोषित लक्ष्य था औद्योगिक विकास के लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, न्यायपूर्ण तरीके से पहुंचाना और कम से कम समय में पहुंचाना। तेजी से विकास करना एक अहम लक्ष्य था। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। हाँ, चेतावनी ये है कि ऐसा नहीं था कि सब कुछ पूरी तरह समाजवादी ही था। एक कमजोरी सही लेकिन गैर समाजवादी क्षेत्र भी मौजूद था। और दूसरी बात, सोवियत विचारों ने 1945 के बाद पश्चिमी यूरोपीय समाजवादी सरकारों को भी प्रभावित किया, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली में, भले ही उन्होंने पूरा मॉडल ना अपनाया हो। अच्छा, तो ये तो हुआ महत्व, लेकिन इस पर बहसें भी तो बहुत हुई। 10.2.2 डिबेट्स। हाँ, बहसें जबरदस्त थी और आज तक चलती हैं कई स्तरों पर। जैसे पहली बहस, समाजवाद बनाम आर्थिक विकास। जी, इसमें अलग अलग मत थे। मॉरिस डॉब जैसे लोगों का मानना था कि हाँ, विकास भी हुआ और न्याय भी मिला। नॉम जैसनी मानते थे कि विकास तो हुआ। एलेक नोफ का कहना था कि विकास तो हुआ, लेकिन समाजवादी सिद्धांतों के कारण यह बहुत अकुशल था, इनएफिशिएंट था। और कार और डेविस, EH कार और RW डेविस, उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि नीतियां समय के साथ विकास की समस्याओं के हिसाब से ढलती गईं। समाजवाद का क्या अर्थ है, इस पर उनके बीच भी मतभेद थे। डेविस का मानना था कि 1930 के दशक में सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और हाल की रूसी बहसों में उनमें ये सवाल उठता है कि ये सिद्धांत आखिर कितना महत्वपूर्ण था। क्या ये सब व्यवहारिक जरूरतें थीं या फिर वैचारिक जुनून में किया गया? मतलब ये प्रैग्मैटिक था या आइडियोलॉजिकली ड्रिवन? ये मुख्य सवाल है। दूसरी बड़ी बहस, क्या ये मॉडल सिर्फ रूसी परिस्थितियों का उत्पाद था? हाँ, ये तर्क दिया जाता है कि रूस इतना पिछड़ा हुआ था, वहाँ पूंजीवाद इतना कमजोर था कि वहाँ समाजवाद आ ही नहीं सकता था। लेनिन भी तो कुछ ऐसा ही सोचते थे शुरू में। जी, लेनिन का विचार था कि पश्चिम में क्रांति जरूरी है, तभी रूस में समाजवाद टिक पाएगा। इसी से जुड़ा है ट्रेजेडी आर्ग्यूमेंट कि रूस की नींव ही खराब थी, इसलिए समाजवाद के नाम पर जो हुआ वो असल में कुछ और ही था, बस शब्दावली समाजवादी इस्तेमाल की गई। लेकिन इसका प्रतितर्क भी होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे मार्क्स ने खुद वेरा ज़ाज़ुलिच को लिखा था कि शायद रूस अपने ग्रामीण कॉम्यून के जरिए पूंजीवाद के चरण को लांघ सकता है, बाईपास कर सकता है। लेनिन ने भी रूसी कृषि में पूंजीवाद के विकास पर अपना अलग नजरिया रखा था। और ट्रॉट्स्की का भी कुछ विचार था इस पर। हाँ, ट्रॉट्स्की का विचार था कि पिछड़े देशों में पूंजीवाद का जो काम होता है, यानी औद्योगिकीकरण, वो शायद समाजवाद के जरिए पूरा किया जा सकता है। ये सारी बहसें आज भी विकासशील देशों के संदर्भ में प्रासंगिक है। तीसरी बहस, क्या ये एक नए शासक वर्ग का या रूसी साम्राज्यवाद का साधन बन गया था? ये भी एक गंभीर आरोप है। ट्रॉट्स्की ने बाद में कहा कि क्रांति के साथ धोखा हुआ है। आइजैक नॉयचर जैसे इतिहासकारों ने भी इस पर लिखा है। सोवियत विकास में जो असमानताएं थीं, हाँ, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जी, और जिस तरह पूर्वी यूरोप के साथ व्यवहार किया गया, वो भी इस तर्क को बल देता है। सवाल ये है कि क्या ये असमानताएं इतनी ज्यादा थीं और क्या ये तब ज्यादा मायने रखने लगीं जब विकास धीमा हो गया, जैसे 1980 के दशक में? दिलचस्प सवाल है ये। और चौथी बहस,
एंडर्स असलैंड का दृष्टिकोण है। हाँ, असलैंड सोवियत संघ के पतन के बाद के आलोचक हैं। उनका तर्क है कि सोवियत उत्पादन इतना अक्षम और बेकार था कि उसे वास्तविक विकास माना ही नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि बेकार का उत्पादन होता था, चीजों की कमी बनी रहती थी। क्या इस तर्क में दम है? देखिए, 1970 और 80 के दशक के लिए इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन इसका मूल तर्क ये है कि सोवियत व्यवस्था लंबे समय में धन पैदा करने में सक्षम ही नहीं थी। ये एक बुनियादी आलोचना है। तो ये थी मुख्य बहसें। अब आते हैं असल सोवियत अनुभव पर। 10.3 द सोवियत एक्सपीरियंस। इसे हम कई चरणों में देखेंगे। जी, मोटे तौर पे 5 प्रमुख चरण माने जा सकते हैं। पहला, श्रमिक नियंत्रण का दौर 1917 जून 1918। दूसरा, युद्ध साम्यवाद जून 1918 मार्च 1921। तीसरा, नई आर्थिक नीति या NEP 1921-1927। चौथा, प्रारंभिक नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर 1929-1939। और पांचवा, पुनर्निर्माण 1945-56। और उसके बाद वैश्विक समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास और संकट 1956-89। ये चरण दिखाते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई एक मतलब नहीं था। ये समय के साथ बदलती रही। बिल्कुल, ये कोई स्थिर चीज नहीं थी। तो शुरू करते हैं पहले चरण से। 10.31 पृष्ठभूमि और श्रमिक नियंत्रण की अवधि 1917 जून 1918। क्रांति से पहले रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी? देखिए, क्रांति से पहले रूस की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई थी। कृषि में छोटी जोतें हावी थीं। कारीगर क्षेत्र युद्धकालीन मुद्रास्फीति और सेना में भर्ती के कारण कमजोर हो गया था। लेकिन कुछ बड़े केंद्र भी थे। हाँ, यूक्रेन और दक्षिणी रूस में वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर के बड़े केंद्र थे। और डाउनबास, यूराल और मध्य औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े निजी औद्योगिक परिसर थे जिनमें कार्टेल बने हुए थे। और युद्ध का क्या असर था? युद्ध ने अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया था। भयंकर मुद्रास्फीति थी। बुनियादी ढांचा, रेल, सड़क, नहरें, सब खस्ताहाल हो रहा था। क्या सरकार कुछ नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी? हाँ, जार की सरकार ने भी कुछ नियंत्रण लगाए थे। कीमतें तय करना, उत्पादन कोटा समितियां बनाना वगैरह। फरवरी क्रांति के बाद जो अनंतिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, उसने भी नियंत्रण जारी रखे, जैसे अनाज की कीमतें तय करना, वितरण देखना, भूमि समितियां बनाना। लेकिन मुद्रास्फीति वो बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि सरकार अंधाधुंध नोट छाप रही थी। इससे बाजार और बिगड़ गया, उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई। इस पृष्ठभूमि में बोल्शेविक सत्ता में आए अक्टूबर 1917 में। जी, और उनके सामने तुरंत कई चुनौतियां थीं। उनका नियंत्रण भी पूरे क्षेत्र पर नहीं था। 1918-21 के दौरान तो क्षेत्र बदलता रहा। जर्मनी ने काफी इलाका कब्जा रखा था। फिर संविधान सभा भंग कर दी गई। हाँ, जनवरी 1918 में। उसके बाद श्वेत यानी जार समर्थक विरोध शुरू हो गया। फिर मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई जर्मनी से, जिसमें रूस को काफी इलाका छोड़ना पड़ा। यूक्रेन एक तरह से जर्मन कठपुतली राज्य बन गया। और इसी बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। जी, वामपंथी SR सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज से भी अलगाव हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। पश्चिमी देशों ने भी हस्तक्षेप किया। बोल्शेविकों का नियंत्रण यूराल के पश्चिम, निचले वोल्गा और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया था। 1920 के बाद धीरे धीरे उन्होंने साइबेरिया और मध्य एशिया पर नियंत्रण फिर से हासिल किया। तो ये राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। इस दौरान आर्थिक नीतियां क्या थीं? 3.3 क्रांति, राज्य पूंजीवाद और श्रमिक नियंत्रण। शुरू में बाल्शेविकों के 2 मुख्य नारे थे। एक था राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म। राज्य पूंजीवाद, जी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उद्योग, व्यापार, वित्त वगैरह पुराने उद्यमियों के सहयोग से ही चलाए जाएं, लेकिन उन पर राज्य का कड़ा पर्यवेक्षण और भागीदारी हो। लेनिन ने अपनी किताब राज्य और क्रांति में इसे सही ठहराने की कोशिश की थी। और दूसरा नारा? दूसरा नारा था श्रमिक नियंत्रण, वर्कर्स कंट्रोल। लेकिन ये थोड़ा अस्पष्ट था। मतलब नियंत्रण कारखाने के मजदूरों का होगा या व्यापक स्तर पर होगा, लेकिन इसका मतलब साफ तौर पर प्रबंधन पर श्रमिकों का नियंत्रण था। क्या उन्होंने आते ही सब कुछ राष्ट्रीयकृत कर दिया? नहीं, शुरू में वो राष्ट्रीयकरण से बच रहे थे। उन्हें डर था कि इसे साम्राज्यवाद की तरह देखा जा सकता है। इसलिए शुरू में बहुत सीमित अधिग्रहण हुए, और वो भी अक्सर स्थानीय कारखानों या सोवियत
मतलब? शहरों में मजदूरों और सैनिकों की परिषदें थीं, जिनके पास काफी लोकप्रिय अधिकार थे। ग्रामीण इलाकों में भी छोटे पैमाने पर राष्ट्रीयकरण या जब्ती हुई, खासकर बड़ी जमींदारियों की। कोई बड़ा अपवाद? हाँ, बैंकों ने बोल्शेविकों के साथ सहयोग करने से मना कर दिया, तो नवंबर 1917 में उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 1918 में उन्हें एक राष्ट्रीय बैंक में मिला दिया गया। और कृषि में? कृषि में भूमि पुनर्वितरण का फरमान जारी किया गया नवंबर 1917। सिद्धांत था समानता और श्रम का, मतलब जो जमीन पर काम करेगा जमीन उसकी। लेकिन जो बड़ी औद्योगिक फसल वाली संपदाएं थीं, उन्हें राज्य के नियंत्रण में रखा गया। उद्योग में श्रमिक नियंत्रण कैसे लागू हुआ? नवंबर 1917 में श्रमिक नियंत्रण पर एक डिक्री जारी हुई। इसके तहत कारखाना समितियों, फैक्ट्री कमिटीज के माध्यम से नियंत्रण लागू होना था, जो एक अखिल रूसी श्रमिक नियंत्रण परिषद के तहत काम करती। मूल्य विनिमयन जारी रहा। लेकिन ये व्यवस्था चली नहीं। हाँ, इसमें समस्याएं आने लगीं। मजदूरों ने अपने आप ही कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं कुप्रबंधन हुआ, मालिक भाग गए। इन सब वजहों से दिसंबर 1917 में वेसेन्का, अखिल रूसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था परिषद और स्थानीय स्तर पर सोवनारखोजी का गठन किया गया। वेसेन्का का क्या काम था? वेसेन्का ने पुरानी मूल्य और कोटा समितियों को अपने हाथ में ले लिया। इनको ग्लावकी या केंद्र कहा गया और इन्हें ज्यादा प्रशासनिक शक्तियां दी गईं। और फिर ब्रेस्ट लिटोवेस्क संधि और ग्रे युद्ध के बाद? उसके बाद हालात और बिगड़े, तो वेसेन्का ने ग्लावकी के जरिए अपना नियंत्रण और बढ़ा दिया। मार्च 1918 कारखानों में कमिश्नर और डायरेक्टर नियुक्त किए जाने लगे। वेसेन्का के एक नेता थे लैरिन। उन्होंने नियोजित राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक परियोजनाओं की वकालत की। लेनिन के राज्य पूंजीवाद का क्या हुआ? वो विचार एक तरह से खारिज हो गया। लेनिन ने कुछ पुराने उद्योगपतियों मिस्चेर्स्की, स्टाकीव, गुकोव्स्की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहीं और इसका अंत हुआ 28 जून 1918 की डिक्री से, जिसमें वेसेन्का के तहत लगभग सभी प्रमुख उद्योग शाखाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राज्य का नियंत्रण बढ़ता गया। श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कुछ कदम उठाए गए। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कदम थे, जैसे 8 घंटे का दिन, 48 घंटे का हफ्ता, महिलाओं और किशोरों के काम पर सीमाएं लगाई गईं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगी। नवंबर 1917 डिक्री। दिसंबर 1917 में बेरोजगारी और बीमारी बीमा भी लाया गया। और ट्रेड यूनियंस की क्या भूमिका थी? ट्रेड यूनियंस को, जो उद्योग की शाखा के आधार पर बनी थी, इन कानूनों को लागू करने वाला एजेंट बनाया गया। हालांकि गृह युद्ध के मामले में इन्हें लागू करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये नई व्यवस्था की पहचान जरूर बन गए। तो ये था श्रमिक नियंत्रण का दौर, जो जून 1918 तक चला। इसके बाद आया युद्ध साम्यवाद का दौर, 10.3.3 वॉर कम्युनिज्म, जून 1918 मार्च 1921। ये कैसा दौर था? ये बहुत ही कठोर राज्य नियंत्रण का दौर था। गृहयुद्ध चल रहा था और बोल्शेविकों का नियंत्रण मुख्य रूप से यूरोपीय रूस के पुराने प्रांतों तक ही सीमित था। इस दौर में कृषि नीतियां क्या थीं? एसआर से अलग होने के बाद बोल्शेविकों ने निजी खेती की जगह सामुदायिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की। जून 1918 में कॉम्बेडी यानी गरीब किसान समितियां बनाई गईं। इनका क्या काम था? इनका काम था शहरी मजदूर दस्तों की मदद करना अनाज इकट्ठा करने में। क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर गया था और औद्योगिक उत्पादन कम था, किसान बाजार में अनाज नहीं बेच रहे थे, तो जब्ती करनी पड़ रही थी। कॉम्बेडी प्रचार का काम भी करती थीं। क्या सामुदायिक खेती को प्रोत्साहन मिला? हाँ, सरकार ने संघों, सोफखोजी, राजकीय खेत और कम्यूनों के लिए अनुदान दिए, लेकिन ये नीति ज्यादा सफल नहीं हुई और 1918 के अंत तक इसे छोड़ दिया गया। तो अनाज कैसे मिलता था शहरों को? अनाज जब्ती ब्रिगेड के जरिए, वो राज्य द्वारा तय कीमतों पर जो बहुत कम होती थी, या अक्सर बिना कीमत दिए ही अनाज जब्त कर लेते थे। किसानों की जरूरत की भी परवाह नहीं करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि खेती का पूरा ढांचा ही बिगड़ गया 1919-20 तक। और उद्योग में क्या हुआ? उद्योग में वेसेन्का और अन्य कॉमिसारियतों, मंत्रालयों का उद्यमों पर नियंत्रण और बढ़ गया 1919-20। गृह युद्ध की समस्याएं थीं, लोग शहरों से भाग रहे थे, मुद्रास्फीति के कारण कर्ज व्यवस्था खत्म हो गई थी, कच्चे माल की कमी थी। तो समाधान क्या निकाला गया? समाधान था आपूर्ति के लिए जबरन जब्ती,
श्रम को केंद्रित करने के लिए ग्लैवकी की शक्तियों का इस्तेमाल, और जो राष्ट्रीयकृत उद्योग थे उनके बीच भुगतान की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। भुगतान खत्म मतलब एक सरकारी उद्योग दूसरे सरकारी उद्योग को माल देने के लिए पैसे नहीं लेता था। 1920 तक तो राष्ट्रीय बैंक भी समाप्त कर दिया गया। वेजिन का ही सारे औद्योगिक भुगतानों को संभालती थी। वित्त कमिसारियत के जरिए बस बही खातों में समायोजन कर दिया जाता था। और आम लोगों के लिए राशनिंग, भोजन, कपड़े, ईंधन सब कुछ राशन पर मिलता था। व्यापार पर राज्य का एकाधिकार हो गया, सिवाय सहकारी समितियों और कुछ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के। तो ये था युद्ध साम्यवाद। इस दौर को इतिहासकार कैसे देखते हैं, इसमें भी मतभेद हैं। 10-3-4 वेरिएशंस इन दी हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव। हाँ, बिल्कुल मतभेद हैं। जो पश्चिमी यूरोप या अमेरिकी इतिहासकार हैं वो इसे घुमावदार रास्ते की तरह देखते हैं। वो मानते हैं कि बोल्शेविक शुरू में पूंजीपतियों के साथ काम करना चाहते थे और पुरानी ज़ारशाही की कई प्रथाएं भी जारी रहीं। और रूसी इतिहासकार जो नए हैं, उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि बोल्शेविकों का इरादा हमेशा से ही कठोर राज्य नियंत्रण का था। ये उनके सैद्धांतिक जुनून का नतीजा था। वो लेनिन के उन बयानों का हवाला देते हैं जिनमें उन्होंने इसे सर्वहारा या समाजवादी चरित्र का बताया। बुखारिन ने तो विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन को भी समाजवादी कह दिया था। लेकिन इसका प्रतिवाद क्या है? प्रतिवाद ये है कि युद्ध जैसी आपात स्थिति में कोई भी सरकार इतने अनम्य रिजिड सिद्धांत लेकर नहीं चल सकती। उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से ढलना ही पड़ता है। विचारधारा एक संदर्भ बिंदु जरूर थी, लेकिन व्यवहारिक जरूरतें ज्यादा हावी थीं। अनुकूलन, एडेप्टेशन बहुत महत्वपूर्ण था। तो युद्ध साम्यवाद का अंत कैसे हुआ? इसका अंत हुआ मार्च 1921 में। कृषि उत्पादन बहुत गिर गया था, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। खासकर क्रोनस्टार्ट में नौसैनिकों का विद्रोह मार्च 1921, इसने बोल्शेविक नेतृत्व को हिला दिया। और इसी के बाद आई नई आर्थिक नीति या नेप 10.3.5, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP 1921 to 1927। जी, ये एक तरह का यू टर्न कह सकते हैं। बोल्शेविकों ने महसूस किया कि कठोर नीतियां काम नहीं कर रहीं, तो उन्होंने लचीले और प्रदर्शन उन्मुख, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उपाय पेश किए। वो अपनी छवि भी बदलना चाहते थे, कम केंद्रीकृत, पूंजीवादी प्रथाओं के प्रति कम शत्रुतापूर्ण। तात्कालिक जरूरत क्या थी? तात्कालिक जरूरत थी अकाल से निपटना, जो 1921 की गर्मियों में दक्षिण और दक्षिण पूर्व रूस में फैला था। तो NEP के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य था बाजार को पुनर्जीवित करना। सबसे पहला कदम, खाद्य जब्त को छोड़ दिया गया। इसकी जगह किसानों पर वस्तु कर, टैक्स इन काइंड लगाया गया। इससे राज्य की जरूरतें भी पूरी होती थी और किसानों को पता होता था कि उन्हें कितना देना है, बाकी वो बाजार में बेच सकते थे। बाद में इसे नकद कर और सरकारी खरीद में बदल दिया गया। और मुद्रा का क्या हुआ? युद्ध साम्यवाद में तो वो लगभग बेकार हो गई थी। लाए गए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, पेशे कर, ताकि मुद्रास्फीति कम हो। अक्टूबर 1921 में नया स्टेट बैंक, गॉस बैंक भी खोला गया। निजी व्यापार का क्या हुआ? उसे वैध बना दिया गया। छोटे पैमाने के उद्योगों का विराष्ट्रीयकरण किया गया। मई 1921 20 से कम मजदूर वाले निजी उद्यमों की अनुमति दी गई। जुलाई 1921 राज्य के उद्यमों को पट्टे पर देने की भी अनुमति मिली। जुलाई 1921। और उद्योग में? उद्योग को उपभोक्ता मांग की ओर मोड़ने की कोशिश की गई। एक नई प्रणाली आई, खौज रशीद। इसका मतलब था कि उद्यमों को अपना खर्च अपनी आय से निकालना होगा। राज्य की सब्सिडी कम कर दी गई। ग्लावकी का अधिकार कमजोर हो गया। उद्यमों ने अपने स्वतंत्र ट्रस्ट बना लिए। तो NEP का कुल मिलाकर नतीजा क्या रहा? शुरू में थोड़ी अनिश्चितता रही, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। NEP की छवि कैसी बनी? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जिसमें सीमित पूंजीवाद था और वेसेनका के तहत स्वायत्त राज्य ट्रस्ट काम कर रहे थे। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था, कुछ समस्याएं भी थीं। हाँ, समस्याएं थीं। सबसे मशहूर है कैंची संकट, सिजर्स क्राइसिस 1922 का। इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गईं और कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गईं। इससे किसान बाजार में अपनी चीजें लाने से हिचकिचाने लगे। ये किस बात का संकेत था? ये संकेत था कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अभी भी कमजोर है और उद्योग और कृषि के बीच संबंध नाजुक है। उद्योग खोजा राजछिट प्रणाली के साथ भी संघर्ष करते रहे। 1921-23 उन्हें अपनी गतिविधियां कम करनी पड़ी।
शुरू में उनकी निजी व्यापार नेटवर्क तक पहुंच भी कमजोर थी। तो एनईपी एक तरह का समझौता था, लेकिन पार्टी के अंदर इससे सब खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। पार्टी में एक बड़ा तबका था जो एनईपी को समाजवाद से पीछे हटना मानता था और इससे नाखुश था। सिवाय बुखारिन के गतिशीलता होती है। और वाम विपक्ष ट्रॉट्स्की, प्रियोब्रजेंस्की, हाँ, वो चेतावनी दे रहे थे कि एनईपी समाजवाद को पटरी से उतार देगी। वो अमीर किसानों, कूलक और एनईपी से फायदा उठाने वाले नए बुर्जुआ वर्ग पर निर्भरता के खिलाफ थे। वो विश्व क्रांति की भी मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और 1927 तक वाम विपक्ष लगभग खत्म हो गया। तो फिर एनईपी का अंत कैसे हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम कैसे बढ़े? 10.3.6 मूव टुवर्ड्स कलेक्टिवाइजेशन एंड द प्लान्ड इकोनॉमी 1927 ऑनवर्ड्स। यहाँ निर्णायक मोड़ आया 1928-29 में। फिर से अनाज आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया। किसान सरकार द्वारा तय कीमतों पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। और ये संकट ऐसे समय में आया जब नेता पहली पंचवर्षीय योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जी हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर काम 1927 से ही शुरू हो गया था। ये योजना क्या थी? ये एक तरह का सामान्य आर्थिक मूल्यांकन था जिसमें देश की क्षमताएं आंकी गई थीं और लक्ष्य तय किए गए थे। हालांकि राजनेताओं ने इन लक्ष्यों को पत्थर की लकीर मान लिया, जबकि अर्थशास्त्री उन्हें समायोज्य मानते थे। तो अनाज संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया तो युद्ध साम्यवाद जैसी ही थी, जबरन जब्ती, खासकर यूराल और साइबेरिया में। लेकिन फिर पार्टी के पोलित ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा और दूरगामी फैसला लिया, सामूहिकीकरण का। सामूहिकीकरण, ये क्या प्रक्रिया थी? इसका मतलब था कि किसानों को व्यक्तिगत खेतों से हटाकर सामूहिक खेतों, कोलखोज में संगठित करना। कोलखोज का प्रशासन ही खेती की जमीन, औजार, मशीनें, पशुधन सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेता था। किसानों को क्या मिलता था? किसानों को अपने घर के पास एक छोटा सा निजी भूखंड यानी प्राइवेट प्लॉट रखने की इजाजत थी। उन्हें कुलखोज के लिए काम करना पड़ता था और काम के घंटों या दिनों के आधार पर उन्हें भुगतान मिलता था, अक्सर अनाज या उपज के रूप में। कुलखोज का प्रमुख आमतौर पर पार्टी का कोई वफादार कार्यकर्ता होता था। क्या किसानों ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। इसका जबरदस्त प्रतिरोध हुआ, खासकर उन इलाकों में जहां स्वतंत्र किसानी मजबूत थी, जैसे यूक्रेन और कजाकिस्तान। लाखों किसानों को कोलक यानी अमीर किसान बताकर उनकी जमीनें छीनी गईं, उन्हें देश निकाला दिया गया या मार दिया गया। लेकिन सरकार ने इसे बहुत सख्ती से लागू किया और 1932 तक लगभग पूरे देश में कुलखोज व्यवस्था स्थापित हो गई। इस सामूहिकीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सरकार का अनाज खरीद काफी बढ़ गया। उन्होंने कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत कम रखीं, उन पर भारी टर्नओवर टैक्स लगाए और बाकी जगहों पर भी टैक्स बढ़ाए। इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? औद्योगिक निर्माण में, पहली पंचवर्षीय योजना को फंड करने में। बिल्कुल। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बड़े बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को इसी पैसे से फंड किया गया। एक तरह से किसान को मजबूर किया गया कि वो भारी उद्योग में निवेश करे। इसे पश्चिमी औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए संचय एक्यूमुलेशन के बराबर माना गया, लेकिन ये बाजार के जरिए नहीं बल्कि राज्य के जरिए हुआ। और विदेशों से मशीनरी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? वो आया अनाज का निर्यात करके। विदेशों में अनाज बेचकर मशीनरी आयात की गई। कृषि को इसका क्या फायदा मिला? बहुत सीमित फायदा मिला। मशीन ट्रैक्टर स्टेशन MTS बनाए गए जो कलखोज को मशीनरी किराए पर देते थे, लेकिन इनकी स्थापना बहुत धीमी गति से हुई। कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा, खासकर पशुधन पर। कई जगहों पर अकाल भी पड़ा। लेकिन औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े? वो काफी प्रभावशाली थे, भले ही वो योजना के लक्ष्यों से कम रहे हों। उदाहरण के लिए अगर हम कोयला उत्पादन देखें तो 1927-28 में ये 35.4 मिलियन टन था। 1932 का लक्ष्य 75 मिलियन टन था और वास्तविक उत्पादन 64.3 मिलियन टन हुआ। तेल के लिए आंकड़े थे 11.7, 21.7 लक्ष्य और 22.3 वास्तविक। लौ अयस्क के लिए 6.1, 19.0 लक्ष्य, 12.1 वास्तविक। कच्चा लोहा के लिए 3.3, 10.0 लक्ष्य और 6.2 वास्तविक मिलियन टन। तो वृद्धि तो हुई, लेकिन भारी कीमत पर। तो ये जो मॉडल बना, सामूहिकीकरण, नियोजित अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयकृत बैंकिंग, बड़े सरकारी ट्रस्ट,
जिन्हें कॉम्बिनाटी भी कहते थे, यही फिर आगे चलता रहा। 10.3.7 Further developments during the period of recovery 1945 to 64। हाँ, मोटे तौर पर यही ढांचा अगले 50 सालों तक सोवियत आर्थिक समाजवाद का प्रतीक बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के दौर में भी यही जारी रहा। ख्रुश्चेव के समय में कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे वर्जिन लैंड्स योजना, जिसमें कजाकिस्तान और साइबेरिया की खाली पड़ी जमीनों पर खेती शुरू की गई। राजस्व का फोकस कहाँ था? राजस्व का बड़ा हिस्सा हथियार उद्योग और सैन्य विस्तार पर खर्च होता रहा। उपभोक्ता वस्तुओं में सुधार हुए, लेकिन वो सीमित थे। योजना प्रणाली ने ही ये संभव बनाया कि संसाधनों को इस तरह केंद्रित किया जा सके। क्या इस दौरान कुछ नवाचार या बदलाव भी हुए? हाँ, कुछ बदलाव हुए। कुछ सामूहिक खेती पर केंद्रित थे, कुछ ने कृषि का बोझ कम करने की कोशिश की, कुछ निजी भूखंडों को ध्यान में रखकर किए गए। जैसे 1952 के बाद कोल खोज के लिए खरीद मूल्य बढ़ाए गए, निजी भूखंडों पर टैक्स कम किए गए। लेकिन योजना के दुरुपयोग के भी उदाहरण मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे ख्रुश्चेव ने 1956 के बाद घास की खेती को खारिज कर दिया, जिसके कारण कई खेत खोद दिए गए। उन्होंने सोवनारखोजी क्षेत्रीय आर्थिक परिषदों के माध्यम से विकेंद्रीकरण का भी प्रयास किया, लेकिन इससे स्थानीयतावाद, लोकलिज्म बढ़ गया। मतलब स्थानीय अधिकारी व्यापक योजना की अनदेखी करके अपने इलाके का पक्ष लेने लगे। अब आते हैं उस दौर पर जिसे समाजवादी औद्योगिकरण का वीर चरण, हीरोइक फेज कहा जाता है। 10.3.8 ऑन द हीरोइक फेज। इस पर हालिया नजरिया क्या है? इस पर स्टीफन कोटकिन की किताब मैग्नेटिक माउंटेन 1995 बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये मैग्नेटोगोर्स्क शहर पर केंद्रित है, जो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत एक बड़ा इस्पात केंद्र बनाया गया था। कोटकिन इसे सोवियत जीवन का एक सूक्ष्म जगत मानते हैं। तो कोटकिन का क्या कहना है? क्या वो इसे वीर मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एलेक नोव, जो अक्षमताओं पर जोर देते थे, या उन लोगों से आगे जाते हैं जो मानते थे कि सब कुछ विचारधारा से तय हो रहा था। कोटकिन दिखाते हैं कि योजनाओं का कार्यान्वयन कितना अराजक था। वो इसे शहरी जीवन की मूर्खता, फॉली ऑफ अर्बन लाइफ कहते हैं। वो वीर निर्माण के मिथक को एक तरह से प्रहसन तक ले आते हैं। ऐसा है? क्या उदाहरण देते हैं वो बताते हैं कि मैग्नेटोगोर्स्क का स्थान कितना संदिग्ध था, शुरुआत कितनी धीमी थी, प्लांट इतना घटिया बना था कि पहले ही साल में 550 बार रुकावटें आई और नवंबर 1933 में उसे फिर से बनाना पड़ा। और ये पैटर्न सिर्फ मैग्नेटोगोर्स्क तक सीमित नहीं था। नहीं, कोटकिन दिखाते हैं कि ये नियोजित अर्थव्यवस्था का सामान्य पैटर्न था। ओवर इनवॉइसिंग, झूठे खाते बनाना, उत्पादन के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और बयानबाजी से कुप्रबंधन को ढकना। ऐसे ही मुद्दे यूक्रेन, सेंट पीटर्सबर्ग, तब लेनिनग्राड, कुज्नेत्स्क जैसी जगहों पर भी थे। लोगों को वहां भेजा कैसे जाता था? एक उदाहरण भी है शायद। हाँ, एक पोस्टर का जिक्र है जिसमें लिखा था, साथियों तुम मैग्नेटोगोर्स्क का छोटा नाम जा रहे हो, दुर्भाग्य से हम भी नहीं जानते। मतलब हालात कितने अनिश्चित थे। और वहां सामाजिक जीवन कैसा था? बहुत कठिन। ठंड, अलगाव, नतीजा ताश खेलना, शराबखोरी, दुर्व्यवहार, अपराध, ये सब कॉमसोमोल युवा कम्युनिस्ट लीग और पार्टी के प्रयासों के बावजूद जारी रहा। सुविधाएं बहुत खराब थीं, हीटिंग, संचार, वितरण, मनोरंजन के साधन सीमित थे, सिनेमा, सर्कस, थिएटर। लोग टिकते नहीं होंगे वहां। बिल्कुल, टर्नओवर बहुत ज्यादा था। जब पासपोर्ट व्यवस्था लागू की गई तो नकली दस्तावेजों का व्यापार होने लगा था कि लोग भाग सकें। तो सोवियत प्रचार और जमीनी हकीकत में भारी अंतर था। जी, एक तरफ उपलब्धि का प्रचार था, वीर चित्रण था, और दूसरी तरफ ये कठोर वास्तविकता। श्रम पुरस्कार दिए जाते थे, जैसे स्ताखानोविट्स जो रिकॉर्ड उत्पादन करते थे। श्रमिकों का वर्गीकरण होता था, उनकी जीवनियां लिखी जाती थी ताकि एक सामाजिक पहचान बने। लेकिन बहुत से लोग इस ढर्रे में फिट नहीं होते थे। जैसे मजदूर लोग फैक्ट्री के पास बकरियां या गायें पालते रहते थे, जो आधिकारिक लाइन से अलग था। लेकिन क्या कोटकिन का विश्लेषण पूरी तस्वीर दिखाता है? क्या वो किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं? हाँ, कुछ आलोचक मानते हैं कि कोटकिन निजी उद्यम, प्राइवेट एंटरप्राइज की ताकत को नजरअंदाज करते हैं, जो उस व्यवस्था में भी किसी न किसी रूप में मौजूद थी। निजी क्षेत्र समाजवादी व्यवस्था में हाँ, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।
कृषि में जैसा हमने पहले कहा, कोलखोज बाजार में जो बिक्री करते थे उसमें निजी भूखंडों से होने वाली उपज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या इसके कुछ आंकड़े हैं? हाँ, जैसे 1940 में कुल कोलखोज आय का 22% निजी भूखंडों से आया था। 1950 में ये 25% था, 1951 में 26.4% और 1952 में 23.7%। तो ये काफी अहम था। और उद्योग में? उद्योग में भी हाल के जो संस्मरण सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि योजना के ढांचे के भीतर भी प्रबंधक आपस में सौदेबाजी करते थे, जुगाड़ करते थे। प्रबंधन की भूमिका सिर्फ आंख बंद करके योजना का पालन करना नहीं थी, जैसा अक्सर मान लिया जाता है। लेकिन सोवियत स्रोत इस बारे में बात नहीं करते। नहीं, सोवियत स्रोत आमतौर पे अपनी तारीफ करते हैं। वो ये कम ही दिखाते हैं कि उत्पादन बाधाओं के बावजूद कैसे काम करता था या कैसे इसने व्यक्तिगत लाभ या उद्यमशीलता की गतिशीलता के लिए जगह बनाई। तो ये था सोवियत अनुभव का विस्तृत ब्यौरा। अब देखते हैं कि ये मॉडल पूर्वी यूरोप में कैसे फैला। 10.4 स्प्रेड ऑफ द सोवियत मॉडल इन ईस्टर्न यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत प्रभाव क्षेत्र में आ गए, तो वहां सोवियत मॉडल के पहलुओं को अपनाना शुरू हुआ। शुरू में ये मध्यम संस्करण थे। बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उनका क्या हुआ? उन्हें तो जल्दी ही सोवियत संघ में मिला लिया गया, तो वहां तो मॉडल पूरी तरह लागू हो गया। बाकी जगहों पर 1947 में ट्रूमन सिद्धांत, मार्शल योजना और फिर कॉमन फॉर्म के गठन के बाद सोवियत मॉडल अपनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। सोवियत संघ ने इसे प्रोत्साहित क्यों किया? जाहिर है वो प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। उनकी सैन्य उपस्थिति थी और कुछ देश जैसे हंगरी, रोमानिया युद्ध के हर्जाने रेपरेशंस के तौर पर सोवियत संघ को भुगतान कर रहे थे, तो उन पर दबाव बनाना आसान था। क्या पूर्वी यूरोप में मॉडल हूबहू सोवियत संघ जैसा था या कुछ अंतर थे? एक मुख्य अंतर था कृषि में। ज्यादातर पूर्वी यूरोपीय देशों में छोटे पैमाने की खेती महत्वपूर्ण बनी रही। 1949 के बाद सामूहिकीकरण के कुछ संक्षिप्त प्रयास हुए, लेकिन वो सोवियत संघ जितने सफल या क्रूर नहीं थे। इसके अफवाद भी थे? हाँ, हंगरी और कुछ हद तक रोमानिया। वहाँ 1945 से पहले बड़ी बड़ी जमींदारियां, लैटिफुंडिया थीं, इसलिए वहाँ बड़े राज्य फार्म, स्टेट फार्म्स ज्यादा महत्वपूर्ण थे। फिर कॉमन फॉर्म और सीएमईए का युग आया 1949 के बाद। जी, ये लगभग एक दशक का दौर था जब अत्यधिक सोवियत शैली की योजना और नियंत्रण लागू किए गए। औद्योगिक उत्पादन अक्सर सोवियत संघ को बहुत कम दरों पर बेचा जाता था। लेकिन ये व्यवस्था भी चुनौतियों का सामना करने लगी। हाँ, 1950 के दशक के मध्य में इस स्टालिनवादी मॉडल पर हमले होने लगे। 1956 में हंगरी और पोलैंड में अशांति फैली। इसके बाद कुछ सुधारों की कोशिश हुई। जी, 1962 में सोवियत अर्थशास्त्री लिबरमैन का एक लेख छपा प्रावदा में, जिसके बाद सुधारों पर जोर बढ़ा। कोशिश की गई कि लक्ष्य कम रखे जाएं, लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी और दक्षता, एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए पुरस्कार दिए जाएं। मूल्य निर्धारण में विविधता लाने की कोशिश हुई। औद्योगिक एकाग्रता के साथ साथ विकेंद्रीकरण पर भी बात हुई। लेकिन ये सुधार ज्यादा चले नहीं। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में जब सुधारों को कुचला गया, प्राग स्प्रिंग, उसके बाद ज्यादातर जगहों पर फिर से कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया गया। इसका कोई अपवाद? हंगरी ने अपने सुधारों को काफी हद तक बनाए रखा। उन्होंने पश्चिमी तकनीक का आयात किया, यात्रा की स्वतंत्रता दी और 1970 के दशक के अंत तक छोटे निजी उद्योगों को भी अनुमति दी। इसे गुलैश कम्युनिज्म भी कहा जाता था। इन सभी देशों के सामने एक आम समस्या कब आई? 1975 में, जब सोवियत संघ ने तेल की कीमतें बढ़ाईं। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हो गईं, क्योंकि वो सोवियत तेल पर बहुत निर्भर थे। तो अब हम संक्षेप में कुछ प्रमुख देशों के अनुभव देख सकते हैं, जैसे 10.4.1 हंगरी। हाँ, हंगरी में जैसा मैंने कहा 1945 से पहले बड़ी जमींदारियां थीं, तो भूमि सुधार के बाद भी बड़े खेत बने रहे। 1949-53 के बीच जबरन सामूहिकीकरण हुआ, लेकिन 1956 के विद्रोह के बाद इसे थोड़ा धीमा किया गया। फिर 1968 में नई आर्थिक प्रणाली, न्यू इकोनॉमिक मैकेनिज्म NEM लागू की गई, जो काफी उदार थी। इसमें उद्यमों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई, बाजार तंत्र का कुछ इस्तेमाल किया गया,
लेकिन 1970 के दशक के मध्य में तेल संकट और बढ़ते कर्ज ने समस्याएं खड़ी कर दी। अगला है 10.4.2 रोमानिया। रोमानिया में सोवियत प्रभाव बहुत ज्यादा था, खासकर शुरुआत में। वहां सोवरोम्स नाम की संयुक्त सोवियत रोमानियाई कंपनियां बनाई गईं, जो असल में रोमानिया के संसाधनों का शोषण करती थी। 1950 के दशक के अंत और 60 के दशक में रोमानिया ने धीरे धीरे सोवियत संघ से कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, खासकर चाउसेस्कू के नेतृत्व में। उन्होंने भारी औद्योगिकरण पर जोर दिया, लेकिन इसके लिए भारी कर्ज लिए और जनता का जीवन स्तर बहुत गिर गया। फिर 10.4.3 पोलैंड की खास बात ये थी कि वहां सामूहिकरण कभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। निजी कृषि हमेशा महत्वपूर्ण बनी रही। 1956 में गोमुल्का के सत्ता में आने के बाद कुछ सुधार हुए, लेकिन बाद में फिर से कठोरता आई। 1970 के दशक में गिरिक ने पश्चिम से भारी कर्ज लेकर आधुनिकीकरण की कोशिश की, लेकिन वो विफल रही। 1980 में सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन का उदय हुआ, जिसने कम्युनिस्ट शासन को सीधी चुनौती दी। 10.4.4 चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक विकसित औद्योगिक देश था। युद्ध से पहले ही वहां भी सोवियत मॉडल लागू किया गया। 1960 के दशक में आर्थिक समस्याएं बढ़ने पर सुधारों की मांग उठी, जिसका नतीजा था 1968 का प्राग स्प्रिंग, जब अलेक्जेंडर डबचेक के नेतृत्व में मानवीय चेहरे वाले समाजवाद, सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस की कोशिश की गई। लेकिन सोवियत संघ और वार्सा संधि के अन्य देशों ने सैन्य हस्तक्षेप करके इसे कुचल दिया। उसके बाद सामान्यीकरण का दौर आया, जिसमें कड़ा नियंत्रण फिर से लागू किया गया। आगे 10.4.5 बुल्गारिया। बुल्गारिया सोवियत संघ का सबसे वफादार सहयोगी माना जाता था। वहां भी औद्योगिकीकरण और सामूहिकीकरण हुआ। कुछ हद तक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में विशेषज्ञता हासिल की, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह सोवियत सहायता पर निर्भर थी। 10.4.6 पूर्वी जर्मनी, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, GDR। पूर्वी जर्मनी या GDR की स्थिति थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो विभाजित जर्मनी का हिस्सा था और पश्चिम जर्मनी से सीधी प्रतिस्पर्धा थी। वहाँ औद्योगिकरण तेजी से हुआ और जीवन स्तर पूर्वी ब्लॉक के अन्य देशों से बेहतर था, लेकिन पश्चिम जर्मनी के मुकाबले बहुत कम था। अर्थव्यवस्था बहुत केंद्रीकृत थी और राज्य की सुरक्षा एजेंसी स्टासी का नियंत्रण बहुत कठोर था। बर्लिन की दीवार इसी विभाजन का प्रतीक थी। और आखिर में 10.47 युगोस्लाविया। युगोस्लाविया का रास्ता सबसे अलग था। मार्शल टिटो के नेतृत्व में युगोस्लाविया ने 1948 में ही सोवियत संघ से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने अपना एक अलग मिश्रित समाजवादी मॉडल विकसित किया, जिसे श्रमिक स्वप्रबंधन वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट कहा गया। इसमें उद्यमों पर श्रमिकों का नियंत्रण ज्यादा था और बाजार तंत्र की भी भूमिका थी। युगोस्लाविया गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी एक प्रमुख नेता बना, लेकिन टिटो की मृत्यु के बाद आंतरिक जातीय तनाव बढ़ने लगे और 1990 के दशक में देश विघटित हो गया। तो ये थे पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के अनुभव। अब अगर हम देखें तो इस समाजवादी औद्योगिकरण की उपलब्धियां क्या रहें। 10.5 द अचीवमेंट्स ऑफ सोशलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ईस्टर्न यूरोप। देखिए, मुख्य उपलब्धि तो औद्योगिक और कृषि विकास ही मानी जाती है, खासकर उन देशों में जो पहले पिछड़े हुए थे। अगर हम आंकड़े देखें, जैसे 1964 या 1963 का औसत की तुलना 1938 से करें, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बहुत ज्यादा बढ़ा था। कुछ उदाहरण? जैसे बुल्गारिया में ये लगभग 20 गुना बढ़ा, रोमानिया में 8 गुना, पोलैंड में 9 गुना, हंगरी में 5 गुना। यहाँ तक कि चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी जैसे पहले से औद्योगिक देशों में भी ये 4-5 गुना बढ़ा। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई, हालांकि वो औद्योगिक उत्पादन जितनी नाटकीय नहीं थी। और CMEI ढांचे का क्या योगदान था? CMEA ढांचा शुरू में तो ज्यादातर द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित था, जो अक्सर सोवियत संघ के पक्ष में होते थे। सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार में ज्यादा पहल नहीं थी, लेकिन 60 के दशक के अंत और 70 की शुरुआत में कुछ सामान्य निवेश हुए, जैसे सोवियत तेल और गैस पाइपलाइनें, जिनसे सदस्य देशों को फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें विश्व बाजार से कम कीमत पर ऊर्जा मिलती थी। सोवियत संघ के विशेष संबंधों का भी कुछ लाभ मिला। हाँ, सोवियत संघ के कुछ देशों के साथ विशेष संबंध थे, जैसे अंगोला, मोजाम्बिक, सीरिया, इराक,
वियतनाम और भारत भी। सीएमईए देशों को इन संबंधों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ मिलते थे। क्या सीएमईए में समन्वय बढ़ाने की कोशिश हुई? हाँ, जून 1971 में एक जटिल कार्यक्रम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अपनाया गया। इसके तहत समन्वय की स्थिति बढ़ाई गई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन शुरू किए गए, जैसे अंतर्राज्यीय आयोग, बैंक, अनुसंधान और विकास केंद्र, प्रयोगशालाएं। 1973 से 81 तक एक सहयोग और योजना समिति ने सदस्य देशों की योजनाओं में एकीकरण के उपायों को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था विफल क्यों हो गई? पतन के कारण क्या थे? एक बड़ी विफलता थी प्रतिस्पर्धी तकनीक विकसित न कर पाना। इसमें कुछ हद तक अमेरिकी नाकाबंदी का भी हाथ था, लेकिन राज्य उद्योगों की आंतरिक जड़ता भी एक बड़ा कारण थी। पश्चिम के साथ व्यापार बहुत खराब था। और 1980 के दशक की समस्याएं? 1980 के दशक में समस्याएं और बढ़ गईं। सीएमईए ने सदस्य देशों को पश्चिम से संपर्क, व्यापार और कर्ज करने से रोका नहीं था। जब वैश्विक तेल की कीमतें गिरीं, तो सोवियत संघ ने अपनी कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। कई सीएमईए देश, खासकर पोलैंड और युगोस्लाविया, भारी कर्ज के बोझ तले दब गए थे। हालत बहुत खराब हो गई थी। तो 1989 तक आते-आते 1989 तक सीएमईए ने लगभग हर मायने में अपनी उपयोगिता खो दी थी। वो अब सदस्य देशों के साझा हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। बाजार सुधार के प्रयोग शुरू हो चुके थे और गुट की एकता खत्म हो गई थी। ठीक है, अब सोवियत ब्लॉक के बाहर की समाजवादी पहलों पर एक नजर डालते हैं। 10.6 सोशलिस्ट इनिशिएटिव्स आउटसाइड द सोवियत ब्लॉक। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि समाजवाद या पूंजीवाद पर लगाम लगाने के प्रयास सिर्फ सोवियत ब्लॉक तक सीमित नहीं थे। अंतर्युद्ध काल में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप में भी ऐसे प्रयास हुए। जैसे फ्रांस में। फ्रांस में 1936-38 में लियोन ब्लूम के नेतृत्व में पॉपुलर फ्रंट सरकार बनी। उन्होंने पूंजी पलायन को नियंत्रित करने की कोशिश की, युद्ध सामग्री उद्योग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और श्रमिकों के लिए सुधार लागू किए, जैसे भुगतान वाली छुट्टी, पेड हॉलिडेज और काम के घंटे सीमित करना। और ब्रिटेन में? ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर सरकार आई। उन्होंने कोयला और इस्पात जैसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और सबसे महत्वपूर्ण वेलफेयर स्टेट की नींव रखी, नेशनल हेल्थ सर्विस, NHS, बेरोजगारी लाभ वगैरह। बाद में हैरोल्ड विल्सन की सरकार 1964-70 ने सस्ते स्थानीय सरकारी आवास पर भी जोर दिया। बाकी महाद्वीपीय यूरोप में? वहां भी बीमा प्रणालियों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य के अपने संस्करण विकसित हुए। तो क्या इन पहलों पर सोवियत मॉडल का असर था? कुछ हद तक असर जरूर था, खासकर राज्य के नेतृत्व वाले विकास के विचार का। लेकिन इन देशों ने अपने तरीके विकसित किए। जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली में बीमा प्रणालियां राज्य, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों के योगदान पर आधारित थीं। राज्य की भूमिका सोवियत मॉडल की तुलना में बहुत सीमित थी। और एक बुनियादी अंतर क्या था? बुनियादी अंतर ये था कि इन देशों ने पूंजीवादी उद्यम को स्वीकार किया। राज्य की पहल सीमित थी। ये मॉडल सख्ती से गैर लेनिनवादी थे। तो अब हम इस पूरी चर्चा का सारांश देख सकते हैं। 10.7 समरी। हाँ, तो हमने देखा कि सोवियत मॉडल कोई एक स्थिर चीज नहीं थी। ये समय की मांगों के अनुसार विभिन्न चरणों से गुजरा। युद्ध साम्यवाद, NEP, नियोजित अर्थव्यवस्था वगैरह। और ये बाजार के सिद्धांतों से पूरी तरह अलग भी नहीं रह पाया। बिल्कुल, इसे आंतरिक और बाहरी विरोधाभासों का सामना करना पड़ा, जो अंततः इसके विघटन का कारण बने। इस मॉडल को पूर्वी यूरोप में अलग-अलग तरीकों से लागू किया गया, लेकिन अंततः वहां भी ये पूंजीवाद के सामने टिक नहीं पाया। जी, लेकिन इसे पूरी तरह विफलता कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। इसने पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को भी कल्याणकारी सिद्धांतों को अपनाने, सामाजिक वितरण को मजबूत करने के लिए मजबूर किया, भले ही वहां राज्य की भूमिका सीमित रही हो। और पूंजीवाद की आलोचना और बेहतर विकल्पों की तलाश आज भी जारी है। हाँ, ये बहस खत्म नहीं हुई है। हमारे स्रोतों में आगे और विस्तार से अध्ययन के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं 10.8, जिन्हें अभ्यर्थी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इस लंबी और विस्तृत चर्चा की मुख्य बातें क्या रहीं, अगर हम उन्हें बुलेट पॉइंट्स में समेटना चाहें? हाँ, जरूर। पहली बात, समाजवादी औद्योगिकरण पूंजीवादी की आलोचना के रूप में उभरा और 1917 की रूसी क्रांति इसकी पहली बड़ी वास्तविक परीक्षा थी। दूसरा, सोवियत मॉडल
जो राज्य नियंत्रण, योजना और सीमित निजी संपत्ति पर आधारित था, वो कई विशिष्ट चरणों जैसे श्रमिक नियंत्रण, युद्ध साम्यवाद, NEP, नियोजित अर्थव्यवस्था से गुजरा। इसमें आंतरिक बहसें भी थीं और बाहरी दबाव भी थे। तीसरा बिंदु, प्रमुख सोवियत विशेषताओं में सामूहिकीकरण, जिसने कृषि की कीमत पर उद्योग को वित्त पोषित किया, और पंचवर्षीय योजनाएं शामिल थीं। इनसे तीव्र औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण मानवीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी, जैसे अक्षमता, खराब जीवन स्तर और दबी हुई निजी पहल। चौथा, सोवियत मॉडल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में फैला। हर देश में इसे अलग तरह से अनुकूलित किया गया, जैसे निजी कृषि की भूमिका अलग-अलग रही। इन देशों को सुधारों, चुनौतियों जैसे तेल की कीमतें, कर्ज और CMEA के साथ अंततः गिरावट का सामना करना पड़ा। युगोस्लाविया ने एक विशिष्ट मिश्रित समाजवादी मॉडल पेश किया। पांचवा, समाजवादी विचारों ने पश्चिमी यूरोप को भी प्रभावित किया, खासकर कल्याणकारी राज्य और कुछ राष्ट्रीयकरण के रूप में। लेकिन वहां आमतौर पर पूंजीवादी उद्यम और सोवियत ब्लॉक की तुलना में ज्यादा सीमित राज्य भूमिका बनी रही। और छठा और अंतिम बिंदु, ये पूरा ऐतिहासिक प्रयोग कई बहसों को उजागर करता है। विकास बनाम न्याय, विचारधारा बनाम व्यावहारिकता की भूमिका, विभिन्न संदर्भों में मॉडल की प्रयोज्यता और बाजार आधारित प्रणालियों बनाम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता। ये सवाल आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, ये विषय वाकई बहुत गहरा और स्तरित है। मुझे लगता है इसे ठीक से समझने के लिए शायद इसे दोबारा सुनने की जरूरत पड़ेगी। हर तथ्य, हर बहस महत्वपूर्ण है। जी हाँ, खासकर UPSC के नजरिए से ये विश्व इतिहास, विभिन्न आर्थिक प्रणालियों, शीत युद्ध की गतिशीलता और यहाँ तक कि भारत के अपने योजना इतिहास को समझने में बहुत मदद करता है। और ये विभिन्न विकास पथों के बारे में, उनकी सफलताओं और सीमाओं के बारे में गंभीर रूप से सोचने की क्षमता भी विकसित करता है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान और वर्तमान वैश्विक गतिशीलता को समझने के लिए भी अमूल्य है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर श्रोताओं को ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार या सवाल जरूर बताएं। हाँ, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ऐसी ही गहन और शैक्षिक सामग्री के लिए सुन लो UPSC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।